हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने जाना था उत्तराखंड राज्य की स्थिति, राज्य चिह्न, राज्य पशु और राज्य पक्षी। यह सब कुछ हमने जाना था, बेसिक चीज़ें। आज हम जानेंगे उसी क्रम में दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पुष्प। तो ये दोस्तों बात करते हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है दोस्तों ब्रह्म कमल। इसका वानस्पतिक नाम जो है दोस्तों वह है सोसूरिया ओवलेटा। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम। तो यह है सोसूरिया ओवलेटा। और इसको यह जो कुल का पौधा है दोस्तों वह एस्टेरेसी कुल का पौधा, यह भी कई बार पूछा गया है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूरजमुखी, डहलिया, भृंगराज, कुसुम और गेंदा भी इसी परिवार से हैं। ब्रह्मकमल भारत के अलावा वर्मा, चीन, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। उत्तराखंड में इसे ब्रह्मकमल, हिमाचल में दूधाफल, कश्मीर में गलगल, उत्तरकाशी में उत्तर पश्चिम भारत में बर्गोडोनस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं 24 प्रजातियाँ। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं दोस्तों, एक मिनट, ये उत्तराखंड, दोस्तों उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं पूरी 24 प्रजातियाँ। और पूरे विश्व में पाई जाती हैं जो इसकी, वो है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, पूरे वर्ल्ड में जो पाई जाती है वो है 210 प्रजाति। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, उनमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह हिमालय में इसमें 11,000 17,000 फीट, ये गलत छप गया है। तो यह दोस्तों हिमालय में पाया जाता है 4,800 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर। 6,000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है दोस्तों। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आप इसे याद रखेंगे। ब्रह्मा कमल को यहाँ ब्रह्मा के नाम से मिला है। हिमालय क्षेत्रों से सटे सभी गांवों के धार्मिक अनुष्ठानों में इसे देवताओं को चढ़ाए जाने की परंपरा है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो यह चढ़ाए जाते हैं दोस्तों शिव को। यह आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, फिर आगे भी पूछा जा सकता है। इस हिसाब से आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं इसे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह दोस्तों ब्रह्म कमल, जो लोग फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर इस साइड से पहाड़ी इलाकों से आते हैं दोस्तों, चमोली साइड फूलों की घाटी पड़ जाती है, उन लोगों ने शायद ब्रह्म कमल देखा होगा जब खिला होता है। तो ये है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे ब्रह्म कमल हमारा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह बहुत सुंदर फूल है, इसकी सुगंध भी बहुत मादक हुआ करती है। तो इसमें कुछ पौराणिक कथाएं इसमें दी गई हैं। तो आगे जान लेते हैं दोस्तों इसका खिलने का समय जो होता है। जो ब्रह्म कमल का खिलने का समय है दोस्तों वह जुलाई से सितंबर, से जुलाई से सितंबर इसका खिलने का समय होता है। इसका जीवन ये 6 माह तक का होता है दोस्तों। और इसके पौधे की लंबाई क्या होती है, कई बार पूछा गया है। तो ये 70 से 80 सेंटीमीटर, 70 से 80 सेंटीमीटर होती है, यह आप लोग याद रखेंगे। ब्रह्म कमल का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिला करता है दोस्तों। महाभारत के अनुसार भी इसे जानते हैं। महाभारत के अनुसार दोस्तों इसके महाभारत के वन पर्वों में इसे सौगंधित पुष्प के नाम से जाना जाता है। सौगंधिक पुष्प, यह आप लोग याद रखेंगे दोस्तों क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सौगंधित पुष्प के नाम से इसको जाना जाता है महाभारत के वन पर्वों में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। ब्रह्म कमल औषधीय गुणों से भरपूर है। इसे सुखाकर कैंसर की दवा में इस्तेमाल किया जाता है। इससे निकलने वाला पानी स्फूर्तिदायक होने के साथ ही काली खांसी की भी दवा होती है। दोस्तों ये है, हमने फूलों के अपना राज्य पुष्प के बारे में जान लिया है। यह फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है कि स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में दोस्तों इसको कहा जाता है कौलपदम। ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जानते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र।
आप लोगों को पता होगा शायद उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र कितने भागों में है। तो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र दोस्तों 8 भागों में है। एक है गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो इनके बारे में क्रमवार जानेंगे दोस्तों। ये सारे नोट्स जो है परीक्षावाणी से बने हुए हैं। अगर आपके पास परीक्षावाणी है तो आप उसे खोलकर बैठिए, वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं दोस्तों गंगा के मैदानी क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों गंगा के मैदानी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग के समतल मैदानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह क्षेत्र गंगा नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसाद का काप मिट्टी तथा कीचड़ बालों से निर्मित है। यहाँ के बाढ़ प्रवण क्षेत्र में खादर तथा गैर बाढ़ वाले क्षेत्र में बांगर की प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। खादर और बांगर क्या होता है दोस्तों, ये मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा। मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। गेहूँ, धान आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। हरिद्वार के लक्सर, रुड़की आदि कस्बे इसी क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, ये जो है दोस्तों गंगा मैदानी क्षेत्र के यहाँ पे काफ़ी अच्छी फसलें होती है। आपको शायद देखा होगा आपने, गेहूँ, चावल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। तराई क्षेत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, इसके बारे में ज़रा गौर से सुनिए आप। हरिद्वार में गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर और पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल जिले के दक्षिण क्षेत्र उधम सिंह नगर जिले के अधिकांश क्षेत्र को तराई कहा जाता है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तक है। यह दोस्तों तराई क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा अच्छी फसल होती है। फोटो में देख पा रहे होंगे आप। क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है कि किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र में। ये आप याद रखेंगे, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की उत्पादकता गंगा के मैदान से कम नहीं है। यहाँ पर धान, गेहूँ, गन्ना की बहुत अच्छी खेती होती है। क्षेत्र की भूमि में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की भूमि दलदली होती है। यह भी पूछा जाता है कि किस क्षेत्र की भूमि दलदली होती है। तो इसका आंसर आप दोगे तराई क्षेत्र की। औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर आदि क्षेत्र के इसी क्षेत्र के कस्बे हैं दोस्तों। जो हल्द्वानी से आगे चले जाओगे आप, रुद्रपुर, खटीमा, काशीपुर, ये सारे तराई क्षेत्र में आ जाते हैं। आपने देखा होगा, वहाँ गए होंगे जो लोग, वहाँ काफ़ी अच्छी फसल होती है। गेहूँ, धान, गन्ना वही होता है दोस्तों ज़्यादा उत्तराखंड में। तो इस क्षेत्र में कुमाऊं और गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग भी बसे हुए हैं, जो कृषि व्यवसाय का और अन्य कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। कल हम जानेंगे भाबर क्षेत्र के बारे में, शिवालिक क्षेत्र के बारे में, 8 के 8 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में। लगातार दोस्तों परीक्षावाणी है, पूरी परीक्षावाणी इसमें आपको दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों कल मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, तैयारी करते रहें।